हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। एक एटम क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले बेसिक्स जान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किसी एटम के स्ट्रक्चर्स के बेसिक के बारे में जान लेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है। हम लोग बेसिक्स जानने के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में जानेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये भी चीज़ें यहाँ पे जान लेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बेसिक शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि किसी एटम में, किसी परमाणु में आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। क्लियर है? किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि आप अगर और हायर लेवल पे जाएं तो 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा लोग तो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, नाभिक में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? पर आपके लेवल पे आपको यही सिर्फ 3 पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सिर्फ न्यूक्लियस में, सिर्फ नाभिक में 150 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये निगेटिव चार्ज वाला होता है, इसके ऊपर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल या उदासीन। क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, ये कितना होता है? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया। और इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर हो गया, इतना ही धन आवेश प्रोटॉन के ऊपर हो गया। और न्यूट्रल है ये, तो कोई आवेश नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो 0 चार्ज। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, भार, ये होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। प्रोटॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। और लगभग इतना ही न्यूट्रॉन का भी वेट होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपने देख ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, क्या कैसा चार्ज है, कैसा आवेश है उनके ऊपर, कितना आवेश है, कितना चार्ज है, उनका भार कितना है, उनका वेट कितना है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी स्थिति क्या होती है किसी परमाणु में, किसी एटम में ये कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक ये क्या है, ये एक कोई एटम है। ठीक है, अब ये जो एक एटम है ये क्या है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसके सेंटर में? न्यूक्लियस। इसको हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो नाभिक या न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पेरीफेरी है, ये जो बाहर आपको वृत्ताकार सर्कुलर चीजें दिख रही हैं, यहीं पे आपको क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, ये कई सारे एनर्जी लेवल हैं, ऊर्जा के स्तर हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर होते हैं।
ठीक है। क्लियर। अच्छा, अगर साइज कंपैरिजन करें हम किसी परमाणु का, एटम का और उसके न्यूक्लियस का, नाभिक का, तो क्या देखेंगे कि मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम है। तो जो क्रिकेट स्टेडियम की पूरी डायमेंशन है, ठीक है, जितना भी एरिया, जितना भी वो है, वो क्या है, एक अगर वो परमाणु है, ठीक है, अगर वो एक एटम का एरिया है, तो जो छोटी सी क्रिकेट बॉल होती है, ठीक है, वो क्या होता है, नाभिक होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तब आप सोच सकते हैं कि नाभिक, न्यूक्लियस और जो आपका एटम है, परमाणु है, उनके डायमेंशंस में, उनकी विमाओं में कितना अंतर होता है। क्लियर है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे, ठीक है, और यहीं से ये चैप्टर शुरू होगा। प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, अच्छा, इस थियरी के पहले, ठीक है, ये थियरी काफी पहले आ चुकी थी, ठीक है, हालांकि ये काफी थियरी पहले आ चुकी थी। इसके पहले रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। उनके मॉडल में एक कमी आ गई, ठीक है, उनके मॉडल में, उनके परमाणु मॉडल में एक कमी आ गई। ठीक है, अब वो कमी ये थी कि उनके मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन लगातार ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में प्रूफ भी हो चुका है, जो विद्युत चुंबकीय आपका सिद्धांत है, कि जब भी कोई आवेशित पदार्थ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का, दूसरे आवेशित जो आपका हिस्सा है उसकी परिक्रमा करता है, उसका परिभ्रमण करता है, रोटेट करता है उसके अराउंड, सर्कुलेट करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, वो ऊर्जा निकालता है। और जब ऊर्जा निकालेगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक में, इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड के थ्योरी में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन सर मैक्सवेल ने कहा, और ये पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में प्रूव हो चुका है, कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, कोई आवेश हो, वो किसी दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल का, दूसरे आवेशित कण का चक्कर लगाएगा, तो क्या होगा, लगातार ऊर्जा का ह्रास होगा, लगातार एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इसका जो पाथ है, जिस पथ पे ये सर्कुलेट कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, वो क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि ये जाके नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, और आप विश्वास मानिए ये काम सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड में हो जाता। ठीक है, अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो परमाणु का अस्थायित्व, एटम की स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड ही होती। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। आप जान रहे हैं पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इतने लाखों करोड़ों अरबों साल से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये बात तो गलत है। ठीक है, अब यही बात, क्या गलती हो गई इसमें, हम लोग यहाँ से
प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखते हैं। रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या इस्तेमाल किया था? रदरफोर्ड ने क्लासिकल वेव थ्योरी का इस्तेमाल किया था। क्लासिकल वेव थ्योरी का, ठीक है। क्या है? तरंग सिद्धांत। रदरफोर्ड ने तरंग सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब भी ऊर्जा निकलती है, जब भी एनर्जी निकलना शुरू होती है, वो तो कॉन्टिन्यूसली निकलती है, वो निरंतर निकलती जाती है, ठीक ना। ये बात तरंग सिद्धांत में कही जाती है। अब अगर लगातार तरंग सिद्धांत के आधार पे, क्लासिकल वेव थ्योरी के बेसिस पे आप देखें तो ये परमाणु का जो मॉडल है, जो एटम का मॉडल है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, वो तो गलत हो गया ना। अगर सही मान लेते तो ब्रह्मांड का स्थायित्व नहीं होता, यूनिवर्स स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो वेव थियरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो एनर्जी एमिशन होता है, एनर्जी एमिशन होता है मतलब ऊर्जा का निकलना, ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ये जो ऊर्जा का निकलना है, एनर्जी का एमिशन, ये कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर है। कहीं एक बार ऊर्जा अगर बीच में निकलना शुरू हो गई तो वो बंद ही हो जाएगी, बीच में ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऊर्जा निकल रही है तरंग के फॉर्म में, तरंग के वेव के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है, यहाँ तक निकली, अब फिर यहाँ से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये कौन कह रहा है? ये क्लासिकल वेव थियरी कह रही है, ये आपका तरंग सिद्धांत कह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम सही मान लें तो आप देखिए रदरफोर्ड का मॉडल सही हो जाएगा, और अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही हो जाएगा तो पूरी दुनिया तुरंत खत्म हो जाती, हम आप नहीं बैठे होते आमने सामने। क्लियर है? क्योंकि तब जो आपके एटम का स्टेबिलिटी टाइम था, जो आपके परमाणु का स्थायित्व का समय था, वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड था, ठीक है। तो अब यही बात यहाँ पे जुटलाई जाएगी जब अगली आप थियरी पढ़ेंगे, बोहर की थियरी आती है इसके बाद, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो उसके पहले अब देखते हैं प्लैंक ने क्या कहा, ठीक है। प्लैंक का जो सिद्धांत है, प्लैंक की जो थियरी है, वो बहुत पहले आ चुकी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब प्लैंक की थियरी ये कहती है कि जो एनर्जी का एमिशन होता है, ठीक है, जो ऊर्जा का विकिरण होता है, एनर्जी एमिशन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। मैं भी लिख दूं फिर आपको बताता हूं। एनर्जी एमिशन इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज इन फॉर्म ऑफ packets of bundles. It is in form of packets of bundles called quanta. ठीक है, ये बात कही जा रही है कि ऊर्जा का विकिरण, ऊर्जा का विकिरण सतत नहीं होता है, यह बंडल ऑब्लिक पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। अब देखिए प्लैंक ने पूरा जो क्लासिकल वेव थ्योरी था, जो तरंग सिद्धांत था, उसी को झुठला दिया। क्लासिकल वेव थ्योरी में साफ साफ लिखा था ना कि एनर्जी एमिशन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जो ऊर्जा का विकिरण है वो सतत है। लेकिन प्लैंक ने पहले ही पॉइंट पे बोल दिया कि नहीं नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस है भाई, ठीक है, ये सतत नहीं होता है, ठीक है।
और ये सतत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पैकेट। जैसे मान लेते हैं ये आपका सन है, ठीक है, और ये आप यहाँ खड़े हैं, आपको धूप जब लग रही है तो वो इस फॉर्म में नहीं आ रही है, ठीक है, वो वेव के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में नहीं आ रही। वो कैसे आ रही है? वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। यही प्लैंक का पहला पॉइंट था, ठीक ना। प्लैंक ने एनर्जी एमिशन को, ऊर्जा के विकिरण को डिसकंटिन्यूअस माना, ठीक है, ऊर्जा के विकिरण को सतत ना मानते हुए ये थियरी प्रपोज कर दी, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे ये जो पैकेट्स हैं जो किसी एनर्जी सोर्स से, ऊर्जा के स्रोत से आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इन पैकेट्स को, एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। तो अब यही सेम चीज हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया, आप सोच सकते हैं ना कि भाई चलिए ठीक है, ये एक पैकेट है, इसके बगल में दूसरा पैकेट हो गया, तीसरा पैकेट हो गया, तब ये फिर से क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस हम इसको मान लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सोचिए आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो पहली सीढ़ी आपने चढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आप चढ़ेंगे दूसरी सीढ़ी, या बीच में क्या कहते हैं कोई 1.5 या 1.2 या 1.7 वाली सीढ़ी आएगी? नहीं ना, पहली सीढ़ी के बाद क्या आ गया, दूसरी सीढ़ी आ गई, दूसरी सीढ़ी के बाद क्या आ गया, तीसरी सीढ़ी आ गई। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही बात है, ये पहला बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है, ठीक है। आप इनको कितना भी सटा सटा के पास पास में रख दें, ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये सतत जो आपका निकाय है उसका निर्माण नहीं करेंगे, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेंगे, सतत नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन उठता है कि पास पास रख दें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सतत हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई। हमने आपको बताया ना कि सीढ़ियाँ भी आपस में सटी होती हैं, ठीक ना, लेकिन पहली के बाद आप दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पहले और दूसरे नंबर के बीच में कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते समय, चाहे पैकेट्स को काउंट करते समय। क्लियर है? इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिर से। ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट यही कि एनर्जी एमिशन इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर ऊर्जा का विकिरण सतत नहीं होता है, ये बंडल या पैकेट के फॉर्म में होता है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ बंडल कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पैकेट आ रहे हैं ये क्वांटा है, और क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऐसे आते हैं, ठीक ना, जो कि गलत मान लिया कि इन्होंने प्लैंक ने इसका अपोज कर दिया, इसका विरोध किया। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर प्लैंक ने एक और पॉइंट बोला कि ये जो क्वांटाज आ रहे हैं, ये जो क्वांटा पैकेट बंडल आ रहा है एनर्जी का, ऊर्जा का, उसमें से किसी एक पैकेट की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, h न्यू होती है। किसी एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू होगी। अगले की भी क्या होगी, h न्यू ही होगी। तीसरे की भी h न्यू होगी, चौथे की भी h न्यू होगी, ठीक है। अब सोचिए किसी एनर्जी सोर्स से अगर n पैकेट निकल रहा है, ठीक है, n पैकेट निकल रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो सोर्स से निकल रही है, जो स्रोत से निकल रही है, वो कितनी हो जाएगी, NH न्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी, एक पैकेट की ऊर्जा कितनी थी, h न्यू थी। क्लियर है? एक पैकेट की एनर्जी h न्यू थी, और अगर सोर्स से, ऊर्जा स्रोत से n पैकेट निकल रहे हैं क्वांटा के, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, NH न्यू हो गई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स हैं, ये जो न्यू है, ठीक है, ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी सोर्स है, जो आपका ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। H क्या है, ये है
प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक नियतांक या स्थिरांक दोनों की चीज है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी एनर्जी इसकी वैल्यू होती है किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की या प्लैंक नियतांक की। ठीक है, तो ये आपका प्लैंक का क्वांटम थ्योरी था। ठीक है, और कुछ नहीं था, प्लैंक ने सीधा सीधा मान लिया। अच्छा, ये क्वांटम का मतलब क्या आता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड हो जाना। ठीक है, क्वांटम का मतलब होता है क्वांटाइज्ड हो जाना। अब क्वांटाइज का मतलब होता है जिसको आप गिन सके। ठीक है, जिसको आप गिन सके वही क्वांटाइज्ड है। आप मार्कर ये गिन सकते हैं ना, 1 मार्कर 2 मार्कर ऐसे करके आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटाइज्ड है। ठीक है, और जहां पे आप गिनती गिन लेते हैं, जहां पे आप काउंटिंग कर लेते हैं, वो मतलब ही है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जहां पे भी आप काउंटिंग कर पाए वो सिस्टम पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड ही क्या कहते हैं, ये क्वांटम का मतलब होता है। ठीक है, क्वांटम स्टैंड फॉर क्वांटाइज, जहां पे आप काउंटिंग कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें पहले और दूसरा कौन सा है। ठीक है, वेव थियरी जो क्लासिकल वेव थियरी थी, तरंग सिद्धांत था, ये बात यहाँ पे नहीं होती थी, वो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस मानते थे। क्लियर है, चलिए ये चीज हो गई। अब आप एक और चीज देख लीजिए जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। अभी आपने क्या पढ़ा, E बराबर एच न्यू, सॉरी एन एच न्यू, या आपने एन एच न्यू पढ़ा। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। एक और चीज होता है कि और रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण 1 मान लें, तो C बराबर लैम्डा न्यू। ठीक है, जहां पे C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, और न्यू आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, और वेलोसिटी मतलब प्रकाश का वेग। ठीक है, C बराबर लैम्डा न्यू। अब ये न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जब न्यू की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा NH, और न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, C बाई लैम्डा HC अपॉन लैम्डा। तो ये दो रिलेशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं ये दो रिलेशन। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि रदरफोर्ड का अगर मॉडल सही मान लिया जाए, जो कि बेस्ड था क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो तरंग सिद्धांत था उस पर बेस्ड था, उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन जब किसी प्रोटॉन का चक्कर लगाएगा, ठीक है, उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड में ही न्यूक्लियस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, और फिर एटम की स्टेबिलिटी, परमाणु का जो अस्थायित्व वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। तो वो जो तरंग सिद्धांत था, वो जो वेव थियरी थी, वहां से निकल के एक और थियरी आई जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी। लोगों की नज़र इस पर पड़ी। ठीक है, अब ये थियरी ये कहती है कि जो एनर्जी का एमिशन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, जो ऊर्जा का विकिरण होता है वो सतत नहीं होता है। ठीक है, और तरंग सिद्धांत में, वेव थियरी में कहा गया था कि जो एनर्जी एमिशन है, जो ऊर्जा का विकिरण है, वो क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है। क्वांटम थियरी में जो एनर्जी एमिशन है वो डिसकंटिन्यूअस है, और तरंग सिद्धांत में एनर्जी एमिशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। ठीक है, ये काम हो गया। अब कहा कि जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, बंडल के फॉर्म में आती है, और एक पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, एक क्वांटा की एनर्जी h न्यू होती है, और अगर आपके सोर्स के पास n क्वांटाज हैं, n क्वांटा का नंबर है, तो टोटल एनर्जी, टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E = NH न्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि C बराबर लैम्डा न्यू होता है, जहाँ पे C वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ है, और न्यू आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो E बराबर NC अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख रखी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।